इट्स अ न्यू टॉपिक दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, इसके पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देखा। रिफ्लेक्शन के लिए वी नीड अ मिरर, है ना, तो वहां पे रिफ्लेक्शन पॉसिबल हुआ। ठीक, रिफ्लेक्शन के बेसिस पे हमने प्लेन मिरर में रिफ्लेक्शन देखा, साथ ही साथ कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में रिफ्लेक्शन देखे। क्या फंक्शनैलिटीज़ हैं, इमेजेस कैसे फॉर्म होती हैं, क्या वेरिएशन होते हैं इमेजेस में, ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट के साथ इमेजेस किस तरीके से चेंज होती हैं, ये सारी चीज़ें हमने किस में देखा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में देखा। ठीक है, नाउ द न्यू कॉन्सेप्ट दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अगर सिंपल एक इजी सी लैंग्वेज में अगर हम बोलें कि व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, सो वी कैन से दैट बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट, एक सिंपल लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं, बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, सो इट बेंड्स। अब बेंड किधर करता है, टुवर्ड द नॉर्मल करेगा, अवे द नॉर्मल करेगा, वो हम देख लेते हैं। बट एक सिंपल लेमन टर्म में हम बोलेंगे कि व्हेन लाइट एंटर्स और चेंजेस देयर डायरेक्शन फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, इट बेंड्स। ठीक है, सो बेंडिंग नेचर ऑफ लाइट इज कॉल्ड व्हाट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, एक छोटा सा डेफिनेशन लिख लेते हैं, लिखिए। द चेंज इन डायरेक्शन, द चेंज in direction of light when it passes from one medium to another, one medium to another, one medium to another, or in other words, the bending of light when it goes from one medium to another, is called refraction of light, is called refraction of light। ठीक है, समझ में आ गया सबको, बेसिक है बिल्कुल। व्हेन लाइट चेंजेस इट्स डायरेक्शन, और वी कैन से दैट व्हेन लाइट बेंड्स व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, वी कैन से दैट इट्स अ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के होने के लिए हमें एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट का नीड है, दैट इज कॉल्ड ग्लास। हमें एक ग्लास स्लैब चाहिए। ठीक है, कोई भी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम हो सकता है वो। सब लोगों ने देखा है कि एक ग्लास स्लैब होता है, मोटा कांच का टुकड़ा। अगर हम बात करें, उसमें लाइट एंटर करती है, एंटर करने के बाद इनसाइड द ग्लास इट बेंड हो जाती है, और लाइट जब बाहर निकलती है ग्लास से तो फिर से वो बेंड हो जाती है। तो वो फंडामेंटल थिंग हम अभी देखेंगे कि वो कैसे चेंज होता है लाइट का। बट बिफोर इट, जस्ट टेक अ क्विक व्यू। मीडियम 1 एयर है, मीडियम 2 ग्लास है। ठीक है, जब लाइट देखिए आया और ये ग्लास, ये जो आप देख रहे हो ना, ये ग्लास स्लैब है। ये एक्चुअली में ऐसा दिख रहा है, अगर आप इसको इस तरीके से समझें, अगर आप ज़्यादा डिटेल में समझना चाहते हैं तो ये समझिए कुछ इस तरीके का ग्लास है। ये ऐसा ग्लास का टुकड़ा है, मोटा सा, है ना। इसके इस सरफेस पे ऐसे लाइट एंटर कर रहा है, तो यहाँ जो ग्लास की जितनी भी मोटाई है, जितना भी थिकनेस है ग्लास का, उसके अंदर जो बेंड हो रहा है, ये मूवमेंट दिखा रहा है यहाँ पे बेंड का, कि बेंड कैसे हो रहा है। ठीक है, सो देखिए
सिंपली लाइट कुछ इस तरीके से आया है, आने के बाद लाइट देखो थोड़ा सा बेंड हो गया, हुआ बेंड, फिर जब वो ग्लास से एयर में गया फिर बेंड हो गया वो, है ना। सो चेंजिंग द डायरेक्शन और वी कैन से दैट बेंडिंग द फिनोमेना, द बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड व्हाट, रिफ्रैक्शन, इजी वे में, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्शन बोलेंगे, ठीक है। सिंपली लाइट यहां से आया, बेंड हो गया, अंदर ग्लास के गया, फिर बेंड हो गया। रीजन है कि बेंड क्यों हो जाता है, ठीक है, बेंड क्यों हो जाता है। सिंपल सी बात है, देखिए अगर सपोज करें हम गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, हम बाइक चला रहे हैं, अगर हम आपसे ये बोलें कि आप सपोज इस MR4 रोड से आ रहे हो आप, तो आप बहुत फ्रीक्वेंट गाड़ी चला के आ जाओगे, बहुत क्लीन गाड़ी चलाकर आप आ जाओगे। लेकिन वहीं हम अगर उसके पहले बस स्टैंड के आसपास की बात करें तो आप कितनी भी स्पीड में आपकी गाड़ी होगी, आपको स्लो करना पड़ेगा, बिकॉज वहाँ पे डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा हैं, इन टर्म्स ऑफ हम बोल सकते हैं वहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसी तरीके से जो ग्लास है, ग्लास के अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो बहुत ज़्यादा पास है, तो उसके कारण जब लाइट एंटर करती है ना, तो स्पीड से एंटर करती है। लाइट की स्पीड बताया था 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो लाइट एंटर किया, एंटर करने के बाद लाइट की स्पीड ऑटोमेटिकली स्लो हो जाती है, तो स्लो होने के साथ साथ वो बेंड भी हो जाती है ना। ऑब्वियस सी बात है यार, ग्लास मोटा है, उसके मॉलिक्यूल्स बहुत पास में है, क्योंकि वो एक सॉलिड है। 9th क्लास में हमने पढ़ा ना, सॉलिड मैटर्स में पढ़ा, सॉलिड, गैसेस और लिक्विड, इसमें बेसिक डिफरेंस यही देखा था, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, पास दूर सिंपल देखा था। तो यही फंडा है, तो यहाँ इस कारण से ये मूव हो जा रहा है, अंडरस्टूड। अब इसको अगर थोड़ा सा और डिटेल में जाएं हम कि ये बेसिकली हो क्या रहा है, तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इसको, इस डायग्राम को थोड़ा सा बड़े में मैं बना रहा हूँ। ये ग्लास स्लैब है, ठीक है। ग्लास स्लैब को हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, से PQRS, ये ग्लास स्लैब है, ठीक है। ग्लास स्लैब में मैंने एक यहाँ पे नॉर्मल कंसीडर कर लिया है, इट इज अ नॉर्मल, से दैट N डैश, ये एक नॉर्मल है, ठीक है। अब यहां से लाइट इंसिडेंट कर रहा है, इट इज कॉल्ड अ इंसिडेंट रे। ये कौन सी लाइट है, इंसिडेंट रे है, तो यहां हम लिख देते हैं इट इज अ इंसिडेंट रे, ये है। इट मेक्स एन एंगल विद अ नॉर्मल, वी कैन से दैट इंसिडेंट एंगल I, ठीक है। अब रिफ्लेक्ट तो होगा नहीं, क्योंकि ये कांच है, मतलब ये ग्लास है, तो लाइट टकरा के तो वापस जाएगा नहीं, है ना। लाइट क्या हुआ, गया एंड बेंड हो जाएगा। अब जब बेंड होगा तो रूल ये बोलता है कि जब ये एयर है और ये ग्लास है, ठीक है, एयर को हम रेयरर मीडियम बोलते हैं एंड ग्लास को हम लोग डेंसर मीडियम बोलते हैं। डेंसर मैंने बताया डेंसिटी ज्यादा है उसकी, पास मॉलिक्यूल्स हैं, इसलिए इसको डेंसर मीडियम बोला जाता है। व्हेन लाइट एंटर्स rare to denser medium, or we can say that when light enters air into glass, it bends towards the normal, it bends towards the normal। वो किस तरफ मुड़ जाएगा, नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगा। हमें ऐसा आ रहा था, मैं सीधे जाना था, मेरे को सीधा नहीं जाके मैं कहाँ मुड़ गया, नॉर्मल की तरफ मैं टर्न हो गया, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से मैं टर्न हो गया, ठीक है। ये जो लाइट आई है अंदर, ये कौन सी लाइट है, ये रे क्या है, रिफ्रैक्टेड रे है। ये क्या है, रिफ्रैक्टेड रे है, ठीक है। इसको मैंने नाम दे दिया, ये कौन सी है, रिफ्रैक्टेड रे है, ठीक है। अब इसी लाइट को मैंने आगे बढ़ा दिया, थोड़ा सा बढ़ा दिया, ठीक। एंड इस तरह से मैंने एक और नॉर्मल कंसीडर किया, इसको मैंने नाम दे दिया M डैश, ये दूसरा नॉर्मल है, ठीक है। अब इस तरफ अगर फिर से देखें एक बार, तो जो SR की जो लाइन दिख रही थी, उसके लिए ये जो लाइन था, इसको अगर मैं नाम दे दूं AB, तो AB इंसिडेंट रे है, ठीक है। AB इंसिडेंट रे है किसके लिए, SR के लिए। SR के लिए AB जो है वो इंसिडेंट रे है, जब अंदर आया तो AB ये रिफ्रैक्टेड रे बन गई। बट लेकिन अगर हम PQ के लिए बात करें तो ये B और इसको दूसरा नाम दे दें हम लोग C,
तो जो BC है वो इंसिडेंट है इस वाले सरफेस के लिए, इस वाली लाइन के लिए, PQ के लिए ये क्या है, इंसिडेंट है विनय, इंसिडेंट, समझ में आ रहा है, ये इंसिडेंट है। अब जब ये डेंसर से रेयरर में वापस जाएगी तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, या फिर हम डायरेक्टली बोल सकते हैं इट्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। बेंड नहीं हो रही है, बेंड वर्ड यूज नहीं कर सकते हम लोग, इट्स जस्ट अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये क्या हो रही है, नॉर्मल से दूर हट गई है, ठीक है, नॉर्मल से दूर हट गया। ओके, सो इस तरीके से हमने इसको बना दिया ना। अभी ये इसके लिए BC इंसिडेंट है एंड ये क्या है, रिफ्रैक्टेड है। इसको नाम दे दिया मैंने CD, इट इज अ रिफ्रैक्टेड। अब अगर मैं बात करूं कि मैं सर इसको ही अगर आगे बढ़ा दूं, ये जो मेरी लाइन आ रही थी इसी डायरेक्शन में अगर मैं इसको आगे बढ़ा देता तो इट्स अ इमेजिनरी लाइन बनेगी, कुछ इस तरीके से बनेगा। अगर मैं इसको सीधा सीधा आगे बढ़ा दिया मैंने, तो ये जो पोजीशन आप देख रहे हो ना, जो इतना गैप आ गया आपका, लाइट आनी ऐसी चाहिए थी लेकिन वो बेंड होके कुछ इस तरीके से आ रही है। सो दैट इज कॉल्ड व्हाट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ये क्या कहलाती है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अब इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो सबसे बेस्ट और सबसे बेसिक एग्जाम्पल होता है, आपको कुछ नहीं करना है, एक बकेट में पानी डालिए और एक स्टिक को डुबा दो, दूर से थोड़ा जाके खड़े होकर देखोगे तो आपको स्टिक सीधे जाके ऐसी आड़ी दिखती है, जनरली देखा होगा सबने। पहला केस क्यों हो रहा है, बिकॉज है तो स्टिक सीधे, बट पानी क्या है अभी, डेंसर मीडियम है, और एयर क्या है, रेयर मीडियम है। अभी लाइट को अब्सॉर्ब करना है तो लाइट ऐसे तो नहीं दिखेगी ना आपको, देखिए ये लाइट को तो मैं ऐसे नहीं देख पाऊंगा ना कि कहां बेंड हो रही, क्या हो रही, फिर आई नीड अ लेजर लाइट। मैं ग्लास स्लैब में देखूं, ग्लास स्लैब में उसकी क्या पोजीशन बन रही है। तो मैंने क्या किया, उसको जज करने के लिए मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि एक बकेट में मैंने स्टिक डाल दिया। जैसे ही मैंने बकेट में स्टिक डाला, जैसे ही मैं बकेट में स्टिक डालता हूं तो मैं क्या देखता हूं, स्टिक अपनी पोजीशन से ऊपर उठी हुई दिखती है, ठीक है। तो उसकी पोजीशन ऐसा आना चाहिए था, मान लीजिए ये बकेट है, बकेट में ये पानी भरा हुआ है, ठीक है, ये स्टिक ऐसी जानी थी बट वो कुछ इस तरीके से दिख रही है ना, हमें वो ऊपर उठी हुई दिख रही है। तो ये जो आप देखते हो ना, इट इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट, आपको चीज ऊपर उठी हुई दिखती है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, अगेन एक बकेट, एक कंटेनर लेना है, उसमें एक कॉइन को डिप कर दो, दूर जाओ, आपको वही कॉइन उठा हुआ दिखता है ऊपर, प्लेसमेंट क्या हो गई कॉइन की, ऊपर दिख रही है, ड्यू टू व्हाट, लेटरल इन्वर्जन, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट है, ये चीज क्या हो रही है, अपनी प्लेस से थोड़ा चेंज होके दिख रही है, ठीक है। ये किस कारण से हो रहा है, इट इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये फंडा समझ में आ गया। अब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, ठीक है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। अभी ये डायग्राम बना लें जल्दी से आप लोग, पहले रिफ्रैक्शन ऑफ ये कॉन्सेप्ट, फिर उसके बाद हम लोग लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट लिखते हैं, देन उसके बाद हम लोग आ जाएंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर, ठीक है। क्विक कर लो इसको जरा। नाउ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, बेसिक यहां से क्लियर हो गया, लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है। अभी अगर एक हम बेसिक लेवल पे बात करें कि ऐसा अगर हो भी रहा है, तो मैंने आपको बताया डेंसर मीडियम है, ये रेडियल मीडियम है, इसमें स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपकी गाड़ी, बाइक आप चला रहे हो तो जहाँ पर ट्रैफिक नहीं है वहाँ पर आपकी बाइक की स्पीड ज़्यादा होगी। अब अगर जहाँ पर बहुत सारा ट्रैफिक है तो वहाँ तो आप तेज गाड़ी नहीं चला सकते हो, यू हैव टू बी स्लो द बाइक, आपको स्लो करना पड़ेगा अपनी गाड़ी को। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, it is 3 into 10 to the power 8 meter per second. So speed of light in glass, speed of light
in glass will be 2 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड. इट इज स्लो, बहुत कम है, इसके कंपैरिजन में बहुत कम नहीं बट फिर भी है कम. ठीक है. सो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड. देन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2 into 10 to the power 8. जिसके कारण क्या हो रहा है, लाइट जो है वो बैंड भी हो रही है, तो रिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी ही है और उसका मेन कॉज है बेंडिंग ऑफ लाइट. साथ ही साथ जो स्पीड है लाइट की वो भी कम हो जा रही है. ठीक है. इसके बाद अगर सर एक काम करते हैं, एक ग्लास स्लैब लेते हैं. ठीक है, एक ग्लास स्लैब ले लेते हैं और इस ग्लास स्लैब में हम लाइट को इस तरीके से इंसिडेंट ना करवा के उसको 90 डिग्री से इंसिडेंट करते हैं. सर अगर आप 90 डिग्री से अगर लाइट को इंसिडेंट करेंगे सो अब क्या होने वाला है सर, क्या बैंड होगी लाइट? सर क्या बैंड होगी लाइट? पहला क्वेश्चन आया. अब सर अभी भी तो ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है ना. तो लाइट का दो कॉन्सेप्ट हैं, लाइट का बैंड होना एंड स्पीड ऑफ लाइट. समझ रहे हो? लाइट का बैंड होना और स्पीड ऑफ लाइट. ठीक है. तो अगर मैंने लाइट को बिल्कुल परपेंडिकुलर ग्लास स्लैब में बिल्कुल सीधा सीधा लाइट एंटर कर रहा है तो देयर इज नो बेंडिंग ऑफ एनी काइंड ऑफ लाइट. लाइट का बैंड, लाइट बैंड नहीं होगी. लाइट सिंपली इंसिडेंट करेगा और इस तरीके से आएगा एंड ये बाहर निकल जाएगा व्हेन इट मेक्स एन एंगल 90 डिग्री. कई बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जब ये 90 डिग्री से इंसिडेंट करेगा तो डायग्राम विच वन इज करेक्ट. ठीक है. कई ऑप्शन में इस तरीके से बना हुआ है, ऐसा बना हुआ है, कंफ्यूज नहीं होना है. 90 डिग्री से जब लाइट इंसिडेंट करेगी तो वो सीधे ग्लास स्लैब से बाहर निकल जाएगी. ठीक है. अब ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए आपको क्या करना है, आप एक ग्लास स्लैब, मैंने आपको बोला आप लेते हैं ग्लास स्लैब. आप ग्लास स्लैब में एक तरफ अपनी फिंगर को ऐसा लगाइए. ठीक है. ग्लास स्लैब को थोड़ा सा मूव करोगे तो आपको आपकी फिंगर अपनी प्लेस से थोड़ा दूर हटी दिखेगी. व्हाई? वेयर एंगल, योर एंगल थ्रू द आई टू लुक दैट ग्लास स्लैब इज क्वाइट डिफरेंट. मतलब एक एंगल फॉर्म कर रहा है ना. तो एंगल फॉर्म करने से क्या हो रहा है, जो इंसिडेंट एंगल है, इंसिडेंट एंगल है वो नॉर्मल से, मतलब ये जो आपकी इंसिडेंट रे है ये नॉर्मल से कुछ बेंड है. क्योंकि आप सपोज करो ये ग्लास स्लैब है, आपने हाथ में पकड़ा और आप इधर से अपनी फिंगर को रखे हो ऐसा, ठीक, और आप इस तरफ से देख रहे हो तो आपको आपकी फिंगर क्या है, अपनी प्लेस से दूसरी जगह हटी हुई दिखेगी. ऑब्वियस सी बात है. वो क्यों? ड्यू टू लेटरल डिस्प्लेसमेंट. अब अगर मैंने वही काम किया कि मैंने ग्लास स्लैब को रखा और जस्ट ग्लास स्लैब को बिल्कुल 90 डिग्री पे, मेरी आईज दैट मेक्स एन एंगल विद दैट ग्लास स्लैब इज 90 डिग्री, सीधा सीधा देख रहा, तो मुझे मेरी फिंगर डायरेक्ट बिल्कुल क्लीन दिखेगा. उसमें कोई भी डेविएशन, मतलब कोई भी अपनी प्लेस से हटके वो नहीं दिखेगा. ठीक है. बट सर क्या स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन दिस, अगर ऐसा हो भी रहा है, बैंड तो नहीं हो रही लाइट, जब वो परपेंडिकुलर आ रही है, ड्रॉप हो रही है तो बैंड नहीं हो रही है, तो सर क्या स्पीड ऑफ लाइट कम होगी? यस, वो तो बिल्कुल कम होगी. क्योंकि अभी मैंने यहां पर लिखा है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कितनी है, 2 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड है. तो उसके बैंड होने से कोई मतलब नहीं है. समझ रहे हो? स्पीड ऑफ जो लाइट है वो जब इसके अंदर एंटर कर रही है तो स्पीड ऑफ लाइट तो कम हो जाएगी क्योंकि डेंसर मीडियम, ठीक है ना. बट जब बाहर निकलेगा तो फिर इट गॉट्स 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड. नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. पहला पॉइंट लिखिए, इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे, द इंसिडेंट रे, द इंसिडेंट रे, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे
the refracted ray and the normal at the point of incident, all lie in the same plane, पहला पॉइंट हो गया. The incident ray, the refracted ray and normal at the point of incident, comma, all lie in the same plane. क्लियर है? दूसरा पॉइंट लिखेंगे the ratio of sin of angle of incidence, sin कौन सा? sin थीटा वाला ना, sin sin थीटा लिखते तो बस sin बस लिखना है, sin ही लिख लो. sin of angle of incidence, sin of angle of incidence to the sin of angle of refraction is constant for a given pair of medium, ठीक है, for a given pair of medium. फिर से डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे दोबारा से. इंसिडेंट रे bend toward the normal, it is refracted ray, it's a refracted angle, it's a incident angle A B and it is C, normal N dash. So यहां पर देखिए एक बार जरा, पहला क्या बोला? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल. क्या आना चाहिए? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे एंड ऑल लाइज ऑन द सेम प्लेन. सेम प्लेन का मतलब, अगर जैसे मैंने पहले लिखा था PQRS, तो ये सेम प्लेन, ये जो प्लेन देख रहे हो इस पे ही होना चाहिए. देखो ये इंसिडेंट, ये नॉर्मल और ये रिफ्रैक्टेड. ये पहला लॉ बोला. दूसरा लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड, आपने देखा अभी क्या लिखा उसमें अपन ने? रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट टू द रेशियो ऑफ साइन ऑफ रिफ्रैक्शन ना. इसको हम लोग बोलते हैं, इसको बेसिकली एक कांस्टेंट से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, तो सिंपल लिखूं मैं, कांस्टेंट इज इक्वल टू, क्या मैंने बोला? साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस. उसको लिखा जाता है साइन आई अपॉन साइन आर. इट इज कांस्टेंट. क्या होता है ये? कांस्टेंट होता है. ठीक है, बता रहा हूं मैं आपको. देखिए, साइन आई अपॉन साइन आर, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. ठीक है, तो एक कांस्टेंट वैल्यू देगा. कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? कि नंबर देगा. 1.4, 2, 3, 7, 9 कुछ भी दे सकता है, तो वो एक कांस्टेंट वैल्यू होगी. ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, ये अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट को अगर ध्यान से देखो तो कोई एक एंगल आएगा, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, कुछ भी हो सकता है. सिमिलरली रिफ्रैक्टेड एंगल होगा 30, 45, कुछ भी हो सकता है ये भी. तो इन दोनों का जो साइन आई अपॉन साइन आर करेंगे, मतलब साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस साइन 45 सपोज एंड साइन 50, जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो इट गिव्स एन कांस्टेंट वैल्यू. सॉल्व करेंगे ना तो एक वैल्यू आएगी 3.4, 1.6, ये वैल्यू आएगी. इस कांस्टेंट को हम लोग एक अदर टर्म से भी रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या रिप्रेजेंट करते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसे स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल n को भी हम लोग साइन i अपॉन साइन r बोल सकते हैं। इट इज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, लिखें इसको जल्दी से। कांस्टेंट इक्वल टू साइन i अपॉन साइन r। ये जो आप पर्टिकुलर एक जस्ट 1 मिनट, ये जो आप देख रहे हो ना, ये इसे ड्राइव किया था स्नेल्स ने, तो इट इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। इसको स्नेल्स लॉ भी बोला जाता है। तो आपको एग्जाम में अगर डायरेक्टली लिखने को आता है व्हाट इज स्नेल्स लॉ, तो ऐसा पैनिक नहीं होना है कि ये तो पढ़ा ही नहीं है, ये क्या है। वो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का जो दूसरा लॉ है दैट बिलोंग्स टू स्नेल्स लॉ। क्लियर है एवरीवन? तो ये स्नेल्स लॉ है, दैट इज साइन i अपॉन साइन r इज कांस्टेंट, दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अब इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? इसकी जरूरत क्यों पड़ती है और ये है क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखते हैं हम लोग, इसको समझने की कोशिश करते हैं। लिखो, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम gives an indication, refractive index of a medium gives an indication of the light bending ability of that medium, ऑफ दैट मीडियम। अब देखो, इसको समझने की कोशिश करो थोड़ा। सिंपल सी बात है, हर बार ग्लास स्लैब नहीं ले सकते। मैंने बोला डायमंड है, डायमंड की स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड चेंज हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बात करूं कोई दूसरा मटेरियल, वाटर, उसमें अलग हो जाएगा। ग्लास हमने देख लिया। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो वैल्यू आएगा वो ये बताएगा कि जो लाइट इंसिडेंट हो रही है उसके बाद लाइट बेंड कितनी हो रही है या कितना अवे जा रहा है टुवर्ड द नॉर्मल। जो बेंडिंग एबिलिटी है लाइट की वो कौन डिसाइड करेगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और अगर बेंड का बताना है तो वी नीड एन एंगल। क्या चाहिए अपन को? एंगल चाहिए। तो मैंने बिल्कुल बोला ये एंगल आपको पता होगा, 45 डिग्री है, 60 डिग्री, 30 डिग्री, कोई भी एक एंगल हो सकता है। एंड ये भी एक रिफ्लेक्टेड एंगल होगा। अब ये एंगल किस पर डिपेंड करेगा? अगर मान लो ये कम बेंड करेगा, कम बेंड हुआ तो एंगल ज्यादा बन जाएगा। अरे सीधी सी बात है ना, ये लाइन है, मैं बोल रहा हूं ये आपने ऐसा एंगल बनाया, ये सपोज करो ये 60 डिग्री का एंगल बना, अज्यूम किया हमने, और ये ज्यादा बेंड नहीं होकर थोड़ा सा बेंड हुआ, ये हल्का बेंड हुआ, तो ये एंगल क्या हो रहा है? ज्यादा बन रहा है। और अगर सेम टाइम पे मैंने बोला कि ये कम बेंड, इतना ज्यादा बेंड हो गया, ये कम नहीं सॉरी ज्यादा बेंड हो गया, ज्यादा बेंड हुआ तो ये एंगल कम हो गया। तो ये जो एंगल की जो बेंडिंग है ये कितना बेंड कर रहा है, क्या कैसे हो रहा है, ये कौन बताएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताएगा। कौन बताएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो कुछ स्पेसिफिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं वाटर के, ग्लास के, डायमंड के, वो आपको पता होना चाहिए एज अ इन जनरल। तो लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ is 1.50 or we can say that small n equal to 1.50. It is a refractive index of a glass. ये बेटा कैलकुलेशंस हैं, ये अभी हमारे थोड़ा सा लेवल के बाहर है। जैसे मैं आपको बता दूं कि जो रिफ्रैक्टिव अगर हम ग्लास लेते हैं ना तो जो कैलकुलेशन आता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जो इंसिडेंट एंगल बनता है दैट इंसिडेंट एंगल आई इज गिव्स एज 37 डिग्री, इट्स अ 37 डिग्री। और जो इसी टाइम पे जो रिफ्रैक्टेड एंगल बनता है, क्या बनता है? रिफ्रैक्टेड एंगल बनता है, सो इट्स अराउंड 24 डिग्री। ठीक है,
तो इसमें क्या करना पड़ता है, n इक्वल टू साइन 37 अपॉन साइन 24। तो अब ये वैल्यूज अभी हमारे लिए निकालना पॉसिबल नहीं है, इट इज कैलकुलेटेड बाय कैलकुलेटर। आपको पता है क्या वैल्यू, साइन 37 की वैल्यू पता होगी, पॉसिबल ही नहीं ना। हमको किसकी पता है, 0, 30, 60, 90, 45 इनकी पता है। सो ये बाय यूजिंग कैलकुलेटर जब इसको रखते हैं तो वी विल गेट द वैल्यू इज 1.50। इट्स अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास। ये मन से नहीं किया है, इट इज कैलकुलेटेड बाय इन लेबोरेटरी, तब जाकर के ये वैल्यू पता चली कि कितना बेंड हो रहा है वो लाइट, ठीक है। सो ये अभी हमारे रडार के बाहर है, इस पर हमें फोकस नहीं करना है। वी हैव जस्ट, मैंने आपको बोला याद कर लो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास इज 1.50, दैट्स इट, ठीक है। समझ में आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, पढ़ो एक बार जरा, मैंने अभी लिखवाया आपको। व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम बोल कह सकते हैं, the refractive index of a medium gives an indication of light bending ability। क्या है ये, light bending ability है, ठीक है, of that medium। कौन सा मीडियम है वो मीडियम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम, इस तरीके से, ठीक है। चलिए अब आता है आपका नेक्स्ट हेडिंग, लिखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट, पहले इसको नोट डाउन कर ले, नहीं तो आप उसके बाद लिखें, ठीक है। डायग्राम बनाना है, स्नेल्स लॉ की दो स्टेटमेंट लिखनी है, सॉरी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के दो लॉ लिखने हैं। पहला लॉ, दूसरा लॉ क्या कहलाता है, स्नेल्स लॉ, ये लिखना है। फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायग्राम, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट, ठीक है। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट। यहां पे फिगर बनाए, स्पीड ऑफ लाइट को जो एयर से मीडियम 1 से मीडियम 2 में एंटर कर रही है, ये जो लाइट आ रही है इंसिडेंट रे, इसकी जो स्पीड है उसको मैंने क्या कंसिडर किया है, v1। और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 को मैंने क्या कंसिडर किया है, v2, ठीक, समझ गए। अब एक रिलेशन बनाया हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में एंड स्पीड ऑफ लाइट इन 2 मीडियम, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज व्हाट, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन 2 मीडियम। मैंने अभी लिखा है आपको ये पॉइंट, उसको देखिए। यहां पे उन्होंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिखा हुआ है, यहां अगर ध्यान से देखें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 1 और यहां लिखा है मीडियम 2। इसको कैसे पढ़ते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। क्या पढ़ते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। जस्ट वेट ना, n तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, बता रहे हैं। देखो इसका क्या मतलब होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, जो मीडियम 1 में स्पीड की लाइट है, डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। इसको इस टर्म में लिखा हुआ है, यहां देखो, कहां, इधर देखो, ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, सॉरी दैट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हम क्या पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। इस वाले का जो मीडियम 2 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं हम लोग, किसका निकाल रहे हैं, ग्लास का, या ये डेंसर मीडियम का निकाल रहे हैं, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव, इसको पढ़ते कैसे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, इट गिव्स व्हाट, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। एक बार और बता रहा हूं दोबारा से, ठीक है, कॉन्सेंट्रेट करके। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 किसके रिस्पेक्ट में, 1 के रिस्पेक्ट में, इट गिव्स व्हाट, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। चेंज कर देते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, तो क्या हो जाएगा, v2 अपॉन v1। समझ में आया, इस टर्म्स में लिखा हुआ है, इसको इस टर्म्स में लिख दिया,
क्लियर है एवरीवन? फिर से देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, बेटा देखो ना, ये मैंने क्या बोला, ये 1 इधर लिखा है तो ये V1, 2 इधर लिखा है तो ये V2। दो अलग अलग केस हो गए, अलग अलग केस हो गए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, तो क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। इधर देखें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, तो क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। एक दो एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास टू एयर, ग्लास टू एयर, तो क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। उल्टा कर दें, अगर मान लो बोलेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन, दैट्स इट। क्लियर है एवरीवन? कोई दिक्कत नहीं किसी को? एक क्वेश्चन लिख लो फटाक से, आपको बहुत सारे डाउट ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे इसके, ठीक है? इन पॉइंट्स को भी लिख लो पहले, उसके बाद एक क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन लिखिए, लाइट एंटर्स, नोट डाउन कर लेना, हाँ क्वेश्चन लिख लो पहले। लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर इनटू ग्लास, लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर इनटू ग्लास having refractive index 1.50, having refractive index 1.50. What is the speed of light in glass? Light enters from air into glass having refractive index 1.50. What is the speed of light in glass? What is the speed of light in glass? नीचे इसमें लिख लो, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलो देखो क्वेश्चन को, देखो क्या बोल रहा है, लाइट एंटर्स एयर इनटू ग्लास, कहां जा रहा है, एयर से ग्लास में जा रहा है, ठीक है, एयर से ग्लास में जा रहा है, एयर से ग्लास, ठीक है। तो यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास गिवन है, देखो ये लिखा ना, लाइट कहां से कहां एंटर कर रही है, एयर से ग्लास में जा रही है, तो हमारा क्या बनेगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। हमसे ये पूछ रहा है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास क्या होगी, जबकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका गिवन है, ग्लास का गिवन है। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका गिवन है, ग्लास का। तो ये समझ में आ रहा है, अगर ये NAG लिखा है इसका मतलब है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको गिवन है ना, ये ग्लास का गिवन है। इधर वाला देखा करो, सिर्फ इस तरफ वाला, समझ रहे हो, इस तरफ वाला। अगर ये मान लो ऐसा लिखा होता है NGA, तो आप समझते कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। अभी हमारे पास क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना गिवन है, 1.50। तो हमने यहां किया 1.50 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर क्या है, 3 × 10⁸ अपॉन, हमको ये बताना है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, तो इसको V2 लिख देता हूं मैं, ठीक है। अब इसको डिनोमिनेटर में ले जाओ, इसको ऊपर ले जाओ, तो V2 इक्वल टू 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 1.50। इसको आप सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व करके आप वैल्यू निकाल लोगे स्पीड ऑफ लाइट इन
व्हाट? स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। क्लियर हो गया? सभी को क्लियर हो गया है ना? चलिए इसको नोट डाउन करो जल्दी से जो पॉइंट लिखा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते अपन।